नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा एडवोकेट। आपका सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको आईपीसी में 71 से लेके आपको 81 तक मैंने आपको करवा दिया था। आज मैं आपको 82 के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। और यदि आप हमारा पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं विधिवत रूप से। और हमारा 81 के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे रखा है, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको आईपीसी की धारा हम आपको 82 के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। आज हम आपको 82 के बारे में विस्तृत रूप से समझाएंगे। इसमें आपको 82 में लिखा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य जो हैं के बारे में इसमें बताया गया है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के बारे में इसमें बताया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। और इसमें एक बात जो कही गई है कि शैशव को कार्य करने में अक्षम माना गया है। शैशव को अपराध करने में जो है अक्षम माना गया है। शैशव को अपराध करने में अक्षम माना गया है। किसी भी स्थिति में शैशव को आपराधिक विधि द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात भी इसमें बताई गई है कि किसी भी शैशव को जो 7 वर्ष से कम है उसे आपराधिक विधि द्वारा दंडनीय नहीं माना जाएगा। इसे डॉली इनकैपेक्स जो है माना गया है। इसका अर्थ है अपराध करने में अक्षम। इस धारा में ये भी बताया गया है केवल 7 वर्ष का सबूत, यदि जो बच्चा 7 वर्ष का है या उसे अपराधी हो गया है, किसी कारणवश उससे अपराध हो गया है, तो उसका 7 वर्ष की आयु का प्रमाण ही उसे निर्दोष साबित करने के लिए जो है वो प्रमाणित है। यानी प्रमाणित मान लिया जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। 7 वर्ष की आयु का प्रमाण उसके निर्दोष होने का प्रमाण है। उसके निर्दोष होने का प्रमाण है। मात्र 7 वर्ष की आयु होना उसको निर्दोष होने का प्रमाण है। और ये डॉली इनकैपेक्स के रूप में जानी जाती है। धारा जो है डॉली इनकैपेक्स के रूप में भी जानी जाती है। इसका मतलब है अपराध करने में अक्षम। डॉली इनकैपेक्स का मतलब है अपराध करने में अक्षम। कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी अपराध हो, उसे अपराध करने में अक्षम माना गया है। उसे दांडिक विधि द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। और इस धारा को जो है वो गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। पीसीएस जे हो चाहे आपका एपीयू का एग्जाम हो, उसमें से कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि गूंगी गुड़िया से संबंधित कौन सी धारा है। आईपीसी में गूंगी गुड़िया से संबंधित कौन सी धारा है, तो हमें धारा 82 को याद रखना है। इसमें बात बताई गई है कि जो 7 वर्ष का बालक है, यदि कोई अपराध कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। उसे अपराध करने में अक्षम को बनाती है। ये हम आपको साधारण अपवाद पढ़ा रहे हैं 76 से लेके 106 तक, जो अपराध के बचाव के रूप में शर्तें हैं, जिसके आधार पर जो अपराधी है वो बचाव ले सकता है।
वो 176 से लेके 106 तक के बारे में आपको बताया गया है। आज इसमें हम आपको सेक्शन 82 करवा रहे हैं। इससे पूर्व आपको हम सेक्शन 76 से लेके आपको पिछले सेशन में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, जो नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। आज हम आपको 82 के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के बारे में बता रहे हैं। यदि कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, यदि उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उन्हें धारा 82 का बचाव मिलता है। इसमें जो आपराधिक डॉली इनकैपेक्स माना गया है, बच्चों को डॉली इनकैपेक्स माना गया है, इसके आधार पर जो है उसका 7 वर्ष की आयु का प्रमाण जो है वो प्रमाण ही काफी है कि बच्चा निर्दोष है। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि शैशव को आपराधिक विधि द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, और इसमें इस धारा को जो है वो गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक लीडिंग केस है मार्स वर्सेस लोडर का केस। मार्स वर्सेस लोडर का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस केस में बताया गया था कि 7 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या करता है, वो लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता है। 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता है, और न्यायालय यहाँ पर क्या करता है, धारा 82 का उसे बचाव देता है और कहता है कि शैशव जो है अपराधी नहीं है, निर्दोष है। इसमें लीडिंग केस है मार्च वर्सेस लोडर का केस। इसमें 7 वर्ष का जो बालक था, 7 वर्ष का जो बालक था वो लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता है। सात वर्ष का बालक जो है लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता है, तो यहाँ पर न्यायालय ने उसको धारा 82 का बचाव दिया। धारा 82 का सेक्शन 82 का बचाव दिया, और न्यायालय ने कहा कि 7 वर्ष का बालक जो है वो निर्दोष माना जाएगा। 7 वर्ष का जो बालक है उससे अगर कोई अपराध हो जाता है, चाहे वो मर्डर हो, चोरी हो, या फिर चाहे किसी बच्चे को उसने चोट मार दी हो, या किसी ने चाकू उसको फेंक के मार दिया हो। बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हिंसक भावना थोड़ी बहुत उत्पन्न हो जाती है। उसके दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि खेल खेल में बच्चा किसी चोट लग जाती है, मार देता है। तो यहाँ पर यह माना गया है, कोर्ट ने माना कि 7 वर्ष की आयु जो है उसकी वो प्रमाणित है कि बच्चा जो है वो निर्दोष है, उसे आपराधिक दंडिक विधि द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आपको सेक्शन कराते हैं 83 में दिया गया है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के आयु के बालकों द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 83 जो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के शिशु के कार्य। 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के शिशु के कार्य। इसमें बताया गया है कि जो अपराधिक कृत्य है इसमें जो है अपराधी को इसमें सीमित दायित्व का सिद्धांत भी दिया गया है। इसमें दिया गया है न्यायालय 12 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में देखता है कि क्या बच्चा अपराध की प्रकृति के बारे में जानता है। धारा 82 तो सीधे सीधे आपको आयु के आधार पर छूट प्रदान कर रही थी कि हाँ ठीक है, बच्चा अगर 7 वर्ष का यदि है तो उसे निर्दोष मान लिया जाता था।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी ऊपर की आ गई 83 में, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के आयु के शिशु की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि बालक जो है उसमें ये देखा जाएगा क्या बच्चा जो है कार्य की प्रकृति को जानता है। इसमें पहली चीज देखी जाएगी, बच्चा जो है कार्य की प्रकृति को समझता है। प्रकृति को समझता है या उसके परिणाम को समझता है। यदि बच्चा जो 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम का है तो न्यायालय देखेगा कि बच्चा के अंदर जो है वो कार्य की प्रकृति को समझने की शक्ति है या उसके परिणाम की समझने की शक्ति है। यदि ये दोनों जो समझता है, प्रकृति को भी समझ रहा है, कार्य जो कर रहा है उसकी प्रकृति को समझ रहा है और उसके परिणाम को भी समझ रहा है, तो बच्चा जो है धारा 83 के अंतर्गत उसे बचाव नहीं मिलेगा। ये धारा जो है सीमित उन्मुक्ति का दायित्व बताती है। ये धारा जो है सीमित उन्मुक्ति का दायित्व का सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बताया गया है यदि शिशु कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझता है तो उसे धारा 83 में बचाव नहीं मिलेगा। यदि उसका बच्चा जो है वो प्रकृति को और परिणाम को नहीं समझता है तो उसे धारा 83 में उसे बचाव मिल जाएगा। इसमें डॉली कैपेक्स माना गया है। बच्चे को डॉली कैपेक्स माना है, यानी अपराध करने में सक्षम। धारा 82 में डॉली कैपेक्स के बारे में बात कर रहा था और डॉली कैपेक्स जो है धारा 83 बात कर रहा है। इसमें सीमित दायित्व का सिद्धांत दिया हुआ है। ये धारा इसी पे आधारित है पूरी। सीमित उन्मुक्ति का दायित्व का सिद्धांत दिया गया है इसमें, जो धारा 83 बता रही है। यदि 7 से अधिक आयु है किंतु 12 वर्ष से कम है, 7 से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम, यदि वह बच्चा जो है कार्य की प्रकृति को समझता है और उसके परिणाम को समझता है तो उसे धारा 83 में बचाव नहीं मिलेगा। यदि वो ये बच्चा जो है बच्चे की प्रकृति को नहीं समझता और उसके परिणाम को नहीं समझता तो उसे धारा 83 का उसे बचाव मिलेगा। 82 की हम बात कर रहे थे 7 वर्ष से कम, सेक्शन हम 82 जो बात कर रहे थे वो 7 वर्ष से कम की आयु की बात हो रही थी, कम की आयु की बात हो रही थी। यहाँ पर 83 बात कर रहे हैं 7 से अधिक किंतु 12 से कम की आयु की बात। यहाँ पर केवल एज प्रमाण था कि बच्चा निर्दोष है। 7 वर्ष की आयु का ये जो एज थी उसका प्रमाण ही काफी था कि बच्चा जो है वो निर्दोष है। लेकिन इसमें धारा 83 में जो है इसमें एज के साथ साथ धारा 83 में जो है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम की आयु का प्रमाण पत्र है, प्रमाण है। लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा क्या बच्चा जो है कार्य की प्रकृति को समझता है या उसके परिणाम को समझता है। यदि ये दोनों ही वहां पर बच्चा समझता है, उसके परिणाम को समझता है, उसकी प्रकृति को समझता है तो धारा 83 में उसे बचाव नहीं मिलेगा। यदि उसके प्रकृति को उसके द्वारा किया गया कार्य की प्रकृति को और परिणाम को नहीं समझता है तो उसे धारा 83 का बचाव यहाँ मिलेगा। इसमें 2 केस लॉ है, उल्ला महापात वर्सेस उड़ीसा राज्य और दूसरा है मुसम्मात ओमाना का बाद। अभी हम आपको बता रहे हैं उल्ला महापात का महापात वर्सेस
उड़ीसा राज्य का केस बहुत लीडिंग केस, जो दोनों ही लीडिंग केस धारा 83 से संबंधित हैं। पहला केस है उल्ला महापात, दूसरा मुसम्मत ओमाना का बाद। पहला है उल्ला महापात, उड़ीसा राज्य। उल्ला महापात वर्सेस उड़ीसा राज्य। इसमें जो अभियुक्त है वो किसी को धमकी देता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो धमकी दे रहा है, बच्चा धमकी देता है। इस केस में क्या हुआ, बच्चा जो है वो 7 से 12 वर्ष की आयु का था। पहली चीज। दूसरी चीज थी, वो धमकी दे रहा है कि तेरे चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने धमकी दे रहा है कि तेरे टुकड़े चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसने कर भी दिए। चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसने कर भी दिए। इसमें उसको बचाव नहीं मिला। धारा 83 का उसमें बचाव नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर अभियुक्त जो है कार्य की प्रकृति को समझ रहा है। अभियुक्त जो है कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, क्योंकि अभियुक्त जो जानता है कि चाकू से किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी वो कार्य की प्रकृति को समझ रहा है। और उसका इसमें धारा 82-83 तो यही कह रही है। 82 तो कहती थी, 82 तो छूट दे रही थी 7 वर्ष से कम आयु की आधा से ही छोड़ दे रही थी। लेकिन 83 में आपको दो बातें साबित करनी है। पहली बात आपको साबित करनी है कि अभियुक्त जो है 7 वर्ष से कम 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम की आयु का है। दूसरी बात जो है वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है। दो बातें आपको साबित करनी है। यदि किसी अभियुक्त को धारा 83 के अंतर्गत आपको बचाव दिलाना है तो आपको दो बातें साबित करनी होंगी। पहली चीज आपको साबित करनी है कि धारा जो अभियुक्त जो है वो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष की कम आयु का व्यक्ति है। और दूसरी आपको ये बात साबित करनी होगी कि वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है। यदि दोनों बातें आपने साबित कर दी तो उसे धारा 83 में उसे बचाव मिल जाएगा। और उसमें सीधी सीधी यही बात कही गई है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो धारा में आपको बचाव मिल जाएगा। क्योंकि यदि आपको दोनों ये सीमित दायित्व की उन्मुक्ति का सिद्धांत बताया गया है। सीमित दायित्व यानी जो दायित्व है उसका सीमित दे रखा है, आपको बचाव जो मिल रहा है वो आपको सीमित स्तर तक मिल रहा है इसमें। अब वो आपको पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दे रही थी, आपको पूर्ण दायित्व सिद्धांत से मुक्ति दे रही थी धारा 82। उसमें केवल आपको एक प्रमाणित ही करना था कि बच्चा अभियुक्त जो है वो 7 वर्ष की आयु का है। और इसमें धारा 83 में आपको दोनों बात साबित करनी पड़ेगी, ताकि आपको एज के प्रमाण देना पड़ेगा कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम का है। और दूसरी बात आपको बतानी पड़ेगी कि अभियुक्त जो है वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है। यहाँ इस केस में उल्ला महापात वाले केस में क्या हुआ था कि बच्चे ने 7 से 12 वर्ष की आयु का था। उसने धमकी दी कि तेरे चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसने ऐसा किया भी। इससे बात ये साबित हो जाती है कि बच्चा जो है कार्य की प्रकृति को समझता है। और यहाँ पर कार्य की प्रकृति को यदि समझ रहा है
तो जो दूसरी वाली कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रही है। पहली बात तो आप साबित कर दोगे, ठीक है, हाँ बच्चा जो 7 वर्ष की आयु का है, इस बात को आप साबित कर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात जो आ रही है कि बच्चे जो है कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ रहा है, वो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चा जो है यहाँ पर बचाव उसको नहीं मिलेगा। अगला केस आता है मुसम्मात उमौना का बाद। मुसम्मात एमोना का बाद, इसमें जो है एक महिला अभियुक्त है जिसकी आयु 10 वर्ष की है, और वो क्या करती है, अपनी सास के साथ सोई हुई होती है और उसका पति जो है उसके भाई के साथ सोया हुआ होता है। पहले हम केस को डिफाइन कर देते हैं, क्या है मुसम्मात एमोना। ये बहुत लीडिंग केस है, जो धारा 83 पे संबंधित है, बहुत लीडिंग केस है। इसमें बताया गया है कि अभियुक्त जो है 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है और महिला है, महिला अभियुक्त है, महिला अभियुक्त 10 वर्ष की है, महिला अभियुक्त जो है वो 10 वर्ष की है। इसमें घटना चक्र ये है कि महिला अभियुक्त जो थी अपनी सास के साथ सोई हुई थी। दूसरा लेडी केस है, महिला अभियुक्त जो है अपनी सास के साथ सोई हुई थी और महिला का पति जो है अपने बड़े भाई के साथ सोया हुआ था। महिला का पति जो है अपने बड़े भाई के साथ सोया हुआ था। सास ने अभियुक्त को सफाई के लिए बोल दिया था। सास ने अभियुक्त को सफाई के लिए बोल दिया था। कुछ समय बाद पति के कमरे से भागते हुए देखी गई। कुछ समय बाद पति के कमरे से भागती हुई देखी गई। जब वहां जाके देखा तो वहां पर जो अभियुक्त का पति था वो लथपथ था खून से। इस घटना चक्र को आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जो महिला अभियुक्त है वो 10 वर्ष की आयु है, यानी आपको पहला एलिमेंट आपको यहां से मिल गया। अभियुक्त जो है 7 वर्ष से और अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का, यानी 10 वर्ष की पहला एलिमेंट आपको फुलफिल हो रहा है। लेकिन जो आगे कंडीशन दूसरा एलिमेंट है 83 के बचाव के लिए, वो ये है कि कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम को समझ रही है या नहीं समझ रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो महिला अभियुक्त है वो अपनी सास के साथ सोई हुई थी और अभियुक्त की जो पति है वो भाई के साथ सोया हुआ था। सास ने क्या किया कि उस महिला अभियुक्त को सफाई के लिए बोला था। कुछ समय बाद उसकी सास ने देखा कि वह जो महिला अभियुक्त है वो उसके पति के कमरे से भागती हुई देखी गई। जब उसकी सास ने जाके कमरे में देखा तो उसका जो पति था
तो वो लथपथ पड़ा हुआ घायल था। जब वह घायल था और वो भागती हुई देखी गई, जिससे बाद में अभियुक्त को खेत में छिपा पाया गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियुक्त को खेत में छिपा पाया गया। दूसरी बात थी कमरे से भागते हुए देखी गई। दो कंडीशन देख लो, आपको मिल रही है, समझ में आ जाएगी क्लियर बात। पहली बात थी कुछ समय बाद कमरे से भागती हुई दिखाई दी। ये बात साबित होती है कि अभियुक्त जो है वो कार्य की प्रकृति को समझ रही है, तभी वो भागी थी कमरे से। दूसरी बात थी कि वह अभियुक्त जो है खेत में छिपी हुई पाई गई। खेत में छिपा हुआ पाया जाना से ये भी बात साबित होती है कि जो अभियुक्त है वो कार्य को परिणाम को भी समझती है। तो यहाँ पर जो था धारा 83 का उसे बचाव नहीं मिला और उसे इसे दंडित किया गया, अपराध से दंडित किया गया। धारा 83 का उसे बचाव नहीं मिला। आपको ये बात मैं क्लियर आपको बता दूं कि धारा 82 में आपको केवल और केवल उसके आपको आयु का प्रमाण ही करना है। आपको एक ही बात साबित करनी है कि जो अभियुक्त है वो 7 वर्ष से कम की आयु का है। और दूसरी बात इसमें 83 में आपको बताना साबित करना है कि जो अभियुक्त है वो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम है। और उसकी जो दूसरी बात आपको साबित करनी है कि वह कार्य की प्रकृति को और परिणाम को नहीं समझ रहा है। यदि ये बात आप साबित करने में असफल हो जाते हैं कि वह कार्य की प्रकृति को और परिणाम को नहीं समझ रहा है, तो वह धारा 83 का उसे बचाव नहीं मिलेगा। अब हम आपको सेक्शन 84 करवाते हैं। सेक्शन 84। ये सेक्शन 84 जो है वो चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताती है। इसमें बात बताई गई है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कार्य करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो चित्त विकृतता के कारण कार्य की प्रकृति को और परिणाम को समझने में असमर्थ है, तो वह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। इसमें सीधे 84 में केवल 3 बातें आपको साबित करनी है। पहली चीज आपको साबित करनी है कि वह व्यक्ति चित्त विकृत है। दूसरी बात आपको साबित करनी है कि वह कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है। और चौथी बात आपको तीसरी बात आपको साबित करनी है कि कार्य की प्रकृति है और परिणाम को नहीं समझता है। इसमें 84 सीधे स्पष्ट कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो चित्त विकृतता के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। इसमें जो धारा दी गई है वो केवल विकृत चित्त को बचाव को प्रदान कर रही है। और इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और बहुत लीडिंग केसेस हैं जिन पे अगर हम ध्यान ना दें तो वो धारा पूरी अधूरी मानी जाएगी। पहला दिया है आर बनाम अर्नाल्ड का वाद, आर वर्सेस अर्नाल्ड का केस, या मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं शायद किसी को समझ में ना आए। अर्नाल्ड, आर वर्सेस अर्नाल्ड का केस। इसमें बताया वाइल्ड वीट टेस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। वाइल्ड वीट टेस्ट, ये वाइल्ड
वाइल्ड वीट टेस्ट क्या है? इसमें सिद्धांत में अव्यक्त को देखना पड़ता है कि जो अव्यक्त है वो चित्त विकृतता के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ सकता है या नहीं। इस टेस्ट में केवल यही चेक किया जाता है कि जो है कि अव्यक्त जो है कार्य की प्रकृति और परिणाम को जो है समझता है या नहीं है। यही चीज इसमें आर्नॉल्ड में वाइल्ड वीट टेस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत में यह देखा गया कि जो अव्यक्त है वह अव्यक्त जो है क्या कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ सकता है। यही सिद्धांत, यही चेक करना जो है उसे वाइल्ड वीट टेस्ट का सिद्धांत के नाम से जाना गया। अब इसके बाद आता है हेडफील्ड का मामला। हेडफील्ड का मामला इसमें कोड जो है इसमें विकसित भ्रांति के बारे में बताया गया था। विकसित भ्रांति का सिद्धांत दिया गया है। इसमें विकसित भ्रांति, इसमें विकसित भ्रांति का परीक्षण किया गया। इस कारण इसे विकसित भ्रांति का सिद्धांत कहा गया। विकसित भ्रांति का सिद्धांत इसे कहा गया। इसमें यह देखा गया कि अभियुक्त जो है क्या विकसित भ्रांति के प्रभाव में आकर अभियुक्त जो है कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो गया था क्या? ये चीज देखती है कोर्ट ने देखा, इस सिद्धांत देखा गया कि जो अभियुक्त है चित्त विकृत जो है, अभियुक्त चित्त विकृत है, इसका कारण क्या है? वो चित्त विकृत किस कारण से माना गया है? तो यहाँ विकसित भ्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत में न्यायालय ने ये देखा कि अभियुक्त जो है क्या विकसित भ्रांति, भ्रांति को समझ ही रहे हैं, ये भ्रम का है, भ्रम उत्पन्न हो गया और उस भ्रम में कोई कार्य किया गया है। ये विकसित भ्रांति के बारे में बताया गया है। विकसित भ्रांति में देखा जाएगा कि न्यायालय देखेगा कि अभियुक्त जो है क्या चित्त विकृत के कारण कार्य की प्रकृति जो है परिणाम को समझने में असमर्थ हो गया। विकसित भ्रांति के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो गया है तो धारा 84 का बचाव मिल जाएगा। और ऊपर वाइल्ड वीट टेस्ट में ये देखा गया कि जो अभियुक्त जो है चित्त विकृतता के कारण क्या कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, यदि है तो उसे 84 का बचाव मिलेगा। इसमें वाइल्ड वीट टेस्ट का सिद्धांत दिया गया। इसमें न्यायालय देखता था कि अभियुक्त जो है क्या कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में समर्थ है या असमर्थ। दूसरी बात आती थी विकसित भ्रांति। विकसित भ्रांति में चित्त विकृतता के कारण के बारे में बताया गया था कि चित्त विकृतता के कारण क्या है। विकसित भ्रांति है तो विकसित भ्रांति के कारण अभियुक्त जो है चित्त कार्य की प्रकृति परिणाम को समझने में असमर्थ है तो धारा 84 का उसे भी बचाव मिलेगा। अब आता है मैकनाटन का सिद्धांत, मैकनाटन का वाद। ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकनाटन का वाद, इसमें मैकनाटन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसमें कुछ नियम दिए गए और उस नियम के आधार पर ये देखा गया कि क्या अभियुक्त जो है कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में समर्थ है। मैकनाटन का वाद, मैकनाटन का वाद, मैकनाटन का वाद, इसमें कुछ नियम प्रतिपादित किए गए। कुछ नियम प्रतिपादित किए गए, इन्हीं नियमों को मैकनाटन का सिद्धांत बोला गया। मैकनाटन का सिद्धांत बोला गया।
और इन नियमों के आधार पर यह परीक्षण किया जाता था कि जो अभियुक्त है क्या कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। यदि ये बात इन नियमों में के आधार पर साबित हो जाती थी तो उसे धारा 84 का उसे बचाव मिल जाता था। अगला था डरहम का वाद। डरहम का वाद डरहम का वाद या डरहम वर्सेस संयुक्त राष्ट्र। डरहम वर्सेस संयुक्त राष्ट्र का मामला, इसमें डरहम जो थे, इसमें मामला ये था, डरहम जो थे उन्होंने घर में सेंध लगाई। घर में सेंध लगाने का आरोप था। डरहम ने उनके घरों में धर्म जो थे उन्होंने घर में सेंध लगाई और उनपे आरोप था धर्म जो थे उन्होंने घर में सेंध लगाने का आरोप है। घर में सेंध घर में सेंध लगाने का आरोप है। इसमें इस मामले में प्रतिपादित सिद्धांत जो था वो डरहम का सिद्धांत के रूप में जाना गया। डरहम का सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसमें धर्म पर जो था, घर पर आरोप सेंध लगाने का आरोप था, इसमें भी कुछ नियम प्रतिपादित किए गए और उन नियमों को जो था वो डरहम का सिद्धांत माना गया और इसी के आधार पर देखा गया कि अभियुक्त जो है कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। ये बात हर सिद्धांत में लागू हो रही है। ध्यान रखना कि कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है या नहीं है, ये सिद्धांत डरहम का सिद्धांत भी बताता है। मैग्नाटन का सिद्धांत भी यही चीज देख रहा था और वाइल्ड व्हीट टेस्ट का सिद्धांत भी यही बात को चेक कर रहा था कि प्रकृति के परिणाम और समझने में असमर्थ है, कार्य की प्रकृति और परिणाम समझने में समर्थ है या नहीं है। अगला केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान राज्य का। उसमें ये बात कही गजराज बाबू गजराज सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। इसमें जो केस लॉ है बाबू गजराज वर्सेस राजस्थान राज्य, इसमें कोर्ट ने क्या किया कि जो कोर्ट ने क्या किया इसमें दो बातें बताई। पहली बात उसमें कहा कि न्यायालय को देखना चाहिए कि जो अभियुक्त है वो किस कैटेगरी का विकृत चित्त है, किस कैटेगरी किस प्रकार का या किस कैटेगरी का विकृत चित्त है। बाबू गजराज वर्सेस उड़ीसा राजस्थान राज्य में जो बात कही गई है वो न्यायालय ये भी देखेगा कि जो चित्त विकृत है वो किस प्रकार का है। यदि चिकित्सीय है
यदि चिकित्सीय है तो बचाव नहीं मिलेगा। जो विधि है वो चिकित्सीय विकृचित को नहीं मानती है, पहली चीज है इसमें। इस केस में चिकित्सीय विकृचित को नहीं मानती है और विधिक विकृचित को मानती है। ये जो केस लॉ है इसमें विधिक विकृचित और चिकित्सीय विकृचित को में अंतर डिफाइन किया गया है। चिकित्सीय विकृचित और विधिक विकृचित में अंतर भी डिफाइन किया गया है और न्यायालय ये देखेगा कि किस प्रकार का विकृचित है। यदि चिकित्सीय विकृचित है तो उसे बचाव नहीं मिलेगा, विधिक विकृचित है तो उसे बचाव मिलेगा। अब धारा हम बात करते हैं 85 की। 85 में केवल इतना बताया गया है, सेक्शन 85 में केवल इतना बताया गया है कि अनैच्छिक मतता को बचाव मिलेगा और ऐच्छिक मतता को बचाव नहीं मिलेगा। इसमें ये बात धारा 85 की बात हम कर रहे हैं। धारा 85 में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो अनैच्छिक मतता के कारण की जाती है और ऐसी मतता के कारण वह भी कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। ये बात भी यहाँ पर लागू हो गई है। धारा 85 को हम आपको डिफाइन करा दे रहे हैं हल्का सा। ये अनैच्छिक मतता की बात कर रही है। धारा 85 जो है अनैच्छिक मतता की बात कर रही है। इसमें बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो अनैच्छिक मतता के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। वह यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। उसमें सीधे सीधे स्पष्ट बताया गया अनैच्छिक मतता को बचाव मिलता है धारा 85 में। यदि किसी व्यक्ति को जबरन पिला दी गई है या धोखे से पिलाई गई है और उससे कोई यदि अपराध हो जाता है तो उसे धारा 85 में बचाव मिलेगा। धारा 85 में बचाव मिलेगा। यदि उसने ऐच्छिक मतता की है तो उसे धारा में बचाव नहीं मिलेगा। इसमें दो चीजें चेक कर ली जाएंगी इसमें भी कि कार्य क्या अनैच्छिक मतता के कारण क्या कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असफल है या असमर्थ है तो धारा 85 का बचाव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब अगला सेशन में हम आपको धारा 86 से आगे के करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे इसके लिए धन्यवाद। आपको अगले सेशन में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।